नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 26 नवंबर को देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन संविधान के महत्व को याद दिलाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में याद किया जाता है। ये दिन हमें हमारे संविधान की याद दिलाता है। ये दिन हमें संविधान के महत्व को समझने का मौका देता है। वहीं संविधान दिवस के मौके पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए याद किया। तरफ से ऐतिहासिक दिवस हमारे लिए संविधान दिवस पे संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर को हमने श्रद्धांजलि उनको याद किया। उन्होंने देश को एक ऐसा ग्रंथ दिया जो रामायण महाभारत से किस तरह से पवित्र कम नहीं है। हमारे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को लिखित संविधान देना अपने आप बड़ी उपलब्धि है। दुनिया के बहुत देश हैं, बड़े देश हैं, बड़े अग्रगण्य देश हैं, लेकिन उनका लिखित संविधान नहीं है, मौखिक है। लेकिन सारे देशों का अध्ययन करने के बाद बाबा साहब ने, जो कि विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, पढ़ने से लेकर आगे तक, इसलिए वहाँ के बड़े लोगों ने इनको शिक्षा के लिए बाहर भेजा। उन्होंने देश को ऐसी एक अमूल्य निधि दे दी। जैसे हिंदू धर्म में गीता महाभारत रामायण को माना जाता है, उस तरह से देश के लिए संविधान है जहाँ ऊंच नीच का बराबर का, सबको बराबर का अधिकार दिया गया। देहरादून जू में अब वन्य जीव प्रेमियों के लिए बाघ के दर्शन सुलभ होंगे। बता दें कि चिड़ियाघर प्रशासन ने यहां मौजूदा बाघ बाड़े में को आम जनता के लिए खोल दिया है। इसका उद्घाटन वन मंत्री सुबोध उनियाल ने किया है। आपको बता दें कि इनमें कार्बेट से लाए गए 2 बाघों को रखा गया है। पहली बार दून जू में बाघ लाए गए हैं, जिन्हें 2 अलग अलग बाड़ों में रखा गया है। करीब 5 माह से जू के रेस्क्यू सेंटर में ये बाघ रखे गए थे, लेकिन सेंट्रल जू अथॉरिटी से इनको डिस्प्ले की परमिशन नहीं थी। अब परमिशन मिलने के बाद इनको जू के बाड़ों में आम लोगों के लिए डिस्प्ले किया गया है। जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है उसकी जो नियम है उसके तहत इस बाड़े का हमने निर्माण किया और उसके बाद बाकायदा ये जो 2 बाघ यहाँ पे थे, जिसमें एक जो है जिसको 26 फरवरी को CWL उत्तराखंड की स्वीकृति के बाद यहाँ लाया गया था, और ये धनी बांगर गोलापार हल्द्वानी तराई ईस्ट से 23 फरवरी को उसको यहाँ लाया गया था। और इसी तरह दूसरा जो D5 है वो 4 वर्ष 9 महीने का, और उसको धनगढ़ी सरदुली रेंज से 16 फरवरी 23 को यहाँ लाया गया था। और इन दोनों को बाघों को यहाँ लाने के बाद हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि CJD की में परमिशन मिले। खबर ऊधम से नगर जिले के बाजपुर से है, जहां 2 पक्षों में मारपीट हो गई और घटना में दोनों पक्षों के कई युवक घायल हो गए। युवकों के बीच हुई मारपीट का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले हथियारों के साथ डीजे पर डांस करने के विरोध को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था। इसी विवाद की रंजिश में कार सवार दर्जन भर युवकों ने बाइक सवार 2 सगे भाइयों को रास्ते में घेर कर हमला कर दिया। दोनों ने करीब 2 किलोमीटर तक दौड़ लगाकर किसी तरह अपनी जान बचाई। हमलावरों ने उनकी बाइक भी क्षतिग्रस्त कर दी। लोगों ने घायल भाइयों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया और इस घटना के बाद आरोपित मौके से फरार होने में सफल रहे। उत्तराखंड के रुद्रपुर से स्कूटी लूटने का अनोखा मामला सामने आया है, जहां सिडकुल की एक कंपनी में सुपरवाइजर का काम करने वाले रणधीर पर बीती रात चोरों ने धावा बोल दिया। दरअसल रात को कंपनी जाने के लिए जब रणधीर स्कूटी से निकला तो नजरें टिकाए बैठे चोरों ने रणधीर को जो है चारों तरफ से जो है घेर लिया। आपको बता दें कि इसके बाद चोरों ने रणधीर के साथ मारपीट की और उसकी स्कूटी लेकर भाग गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर चौकी प्रभारी प्रदीप कुमार पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। पीड़ित से घटना के बारे में जानने के बाद पुलिस की टीम CCTV फुटेज खंगालने में जुट गई। पंतनगर के क्षेत्र की घटना है, जिसमें 3 व्यक्तियों के द्वारा एक व्यक्ति की स्कूटी जो है वो लूटना प्रकाश में आया था। तो इसमें वादी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इसमें 2 टीमें हमारे द्वारा लगाई गई हैं जो
लगातार सीसीटीवी देख रही हैं और इस जो अभियुक्तों को ट्रेस करने का काम कर रही हैं। हमें उम्मीद है जल्द इसमें हमें सफलता प्राप्त हो। शहर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने और जाम की स्थिति से बचने के लिए शहरों के बाहर बाईपास मार्ग बनाए जाते हैं, मगर जब बाईपास मार्ग का इस्तेमाल ट्रैफिक के बजाय वाहनों की पार्किंग के लिए होने लगे तो शहर में जाम की स्थिति समझी जा सकती है। बता दें कि ऋषिकेश में नटराज चौक से श्यामपुर तक हरिद्वार मार्ग को जोड़ने वाले बाईपास मार्ग की हालत को देखते हुए यही लगता है ये मार्ग भारी मालवाहक वाहनों की पार्किंग के कारण परेशानी का सबब बना हुआ है। यही कारण है कि हर समय यह मार्ग और इसके बीच पड़ने वाले चौराहे हादसों को न्योता देते हैं। बता दें कि बीते दिनों हुए भीषण हादसे का यह भी सबसे बड़ा कारण है। साथ ही तीर्थ नगरी ऋषिकेश में यातायात में सुधार के लिए जो योजनाएं तो बनी हैं, मगर उन पर सही ढंग से अमल नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि 0 जोन नो एंट्री टाइम जैसी जो योजनाएं हैं फाइलों में कैद होकर सिमट गई हैं। उधर उत्तराखंड में सख्त भू कानून बनाने के लिए लंबे समय से मांग उठ रही है। आपको बता दें कि इसी बीच विपक्ष सरकार को इस मुद्दे पर घेरता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। विपक्ष सरकार पर भू कानून नहीं लाने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं साथ ही वे सरकार पर जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाकर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी विपक्ष पर इस मुद्दे को लेकर कटाक्ष किया है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश के हित में कार्य कर रही है और जल्द ही प्रदेश को सशक्त भू कानून भी मिलेगा, जिसके लिए सरकार पूरी तैयारी में है। साथ ही आने वाले बजट सत्र में इसे सदन में पटल पर भी रखा जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि भले ही विपक्ष भू कानून की पैरवी कर रहा हो, परंतु विपक्ष भी कभी भू कानून का पक्षधर नहीं रहा। जानकारी के अनुसार सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नए भू कानून को लाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। जनता पार्टी की सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पहले ही जनता से वादा कर चुके हैं कि प्रदेश के अंदर सबसे श्रेष्ठ जो राज्य हित के लिए हो, राज्य की जनता के हितों के लिए हो, ऐसा सख्त से सख्त भू कानून प्रदेश के अंदर लागू किया जाएगा। वो भी जल्द ही आने वाले बजट सत्र में इसको विधानसभा की पटल पर रखा जाएगा। इसलिए मुझे लगता है विपक्ष जिस प्रकार से भू कानून को लेकर के कभी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं, आंदोलनकारियों के साथ उनके जो भू कानून को लेकर के प्रदर्शन करते हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना HIV के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में HIV और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी IDU के लिए राज्य में NGO के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी TI प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 TI NGO के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। TI कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, HIV और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी NSEP के तहत NGO कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 OST सेंटर हैं जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट OST सेंटर भी हैं जो दूर दराज के इलाकों में OST की सुविधा देते हैं।
इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है FDA। FDA का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेशवासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खटीमा ब्लॉक परिसर में ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी द्वारा देश की एकता, अखंडता एवं समरसता को समर्पित खटीमा का सबसे ऊंचा तिरंगा 111 फीट का स्थापित किया गया। साथ ही तिरंगा के नीचे स्थापित देश के महान विभूतियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस और सरदार उधम सिंह, सरदार भगत सिंह, वीर महाराणा प्रताप, पंडित गोविंद बल्लभ पंत और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मूर्तियों का अनावरण किया गया। इस दौरान सशस्त्र सीमा बल के जवानों द्वारा तिरंगा झंडा को ध्वज सलामी दी गई और इस अवसर पर क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठित कवियों द्वारा उत्तराखंड की संस्कृति, शहीदों और देशभक्ति से संबंधित रचनाओं को प्रस्तुत कर कार्यक्रम के रोचक, आकर्षक और मनमोहक बनाया गया। स्वामी जी की प्रेरणा से और सहयोग से खटीमा क्षेत्र में आज ब्लॉक प्रांगण में 111 फीट का झंडारोहण किया गया। साथ साथ इनके 7 विभूतियों का भी यहाँ पे निर्माण कराया गया, जो एक एकता का प्रतीक और संदेश मिलता है। जो हमारा देश लघु भारत प्रदेश हमारा उत्तराखंड है, उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है। और लघु भारत के विशेष ध्यान पे रखते हुए यहाँ पे सभी जाति, धर्म और प्रेम भावना से रहने के लिए सबको यहाँ पे बधाई और शुभकामनाएं का प्रतीक दिया है। राम सिंह राणा जी, श्रीमान प्रवीण बिष्ट जी, जेल प्रमुख श्रीमान। प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता और उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के अग्रणी नेता त्रिवेंद्र सिंह पंवार की सड़क हादसे में असामयिक मृत्यु ने समूचे राज्य को शोक में डुबो दिया है। उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष और राज्य आंदोलनकारी पंवार के सड़क हादसे में निधन पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि पंवार का जाना न केवल उक्रांत बल के पूरे राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने अपने जीवन को उत्तराखंड के सरोकारों और जनहित के मुद्दों के लिए समर्पित किया था। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। ये उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह पंवार जी की कल रात एक दुर्घटना में जिस प्रकार से मृत्यु हुई, असमय उनका जाना न केवल उत्तराखंड क्रांति दल के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए एक ऐसे नेता
जो उत्तराखंडी सरोकारों के लिए हमेशा समर्पित रहे, राज्य के आंदोलन से लंबे समय से शुरू से जुड़े रहे, उनकी मृत्यु से पूरे राज्य को बहुत बड़ी हानि हुई है। और साथ ही पूरे राज्य में जिस प्रकार से सड़क दुर्घटनाओं में लगातार मौतें हो रही हैं। पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने और महिलाओं के अतिरिक्त पद जोड़ने की मांग को लेकर एक तरफ जहां उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने सचिवालय कूच किया, तो वहीं विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर डबल इंजन की सरकार आई तो 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। वह हमारा रोजगार कहां है? रोजगार को लेकर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर युवा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है तो सरकार उनके ऊपर मुकदमे लगा रही है। सरकार नहीं चाहती कि युवाओं को रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि सरकार को युवाओं के बारे में सोचना चाहिए और उन्हें रोजगार देना चाहिए। देखिए, सरकार को बेरोजगारों की बिल्कुल चिंता नहीं है। इन्हीं का नारा था इनके प्रधानमंत्री जी का, अगर डबल इंजन की सरकार आई, देश के अंदर बीजेपी की सरकार आई तो हम 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। आज यहाँ का युवा पूछ रहा है कहाँ है हमारा रोजगार? हमने जो उत्तराखंड बनाया था किस लिए बनाया था? कि हमको रोजगार ना मिले, यहाँ से पलायन बढ़ता रहे। सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। बेरोजगारी का आप आलम देखिए, पिथौरागढ़ के अंदर किस प्रकार से। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना एचआईवी के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में एचआईवी और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी आईडीयू के लिए राज्य में एनजीओ के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी टीआई प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 टीआई एनजीओ के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। टीआई कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, एचआईवी और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी NSEP के तहत एनजीओ कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 OST सेंटर हैं, जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट OST सेंटर भी हैं, जो दूर दराज के इलाकों में OST की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है FDA का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है।
ताकि प्रदेशवासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर शहर को स्वच्छता अभियान में अग्रणी बनाने के लिए अल्मोड़ा नगर निगम ने कवायद तेज कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि शहर के विभिन्न स्थानों पर नए मॉडल के कूड़ादान स्थापित करने के साथ ही अंडरग्राउंड डस्टबिन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि साथ ही स्वच्छता अभियान के तहत निगम लोगों को कूड़ा निस्तारण के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि स्वच्छता मिशन में अल्मोड़ा नगर निगम बेहतर तरीके से कार्य कर सके। जैसे जब हम थोड़ा विजिट कर रहे थे, जितनी भी हमारे अल्मोड़ा नगर निगम क्षेत्र है, उसमें देखा गया कि काफी सारे डस्टबिन की बहुत हालत खराब हो चुकी थी हमारी, उनको चेंज करने की जरूरत थी। तो हम कुछ डस्टबिन को हटा रहे हैं, नए डस्टबिन लगा रहे हैं। कुछ एरियाज में हमारे द्वारा IEC कैंपेन भी चलाई जा रही है। लोगों के घर घर जाके भी ये अनुरोध किया जा रहा है कि जब भी गाड़ी वहाँ समय पे आती है तो आप लोग कूड़ा गाड़ी में ही डालें, तथा हम लोग CCTV कैमरेज भी लगाएंगे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से एक मैसेज जनता को भी देना चाहूंगा कि आप लोगों को अगर कूड़े से संबंधित कोई भी इशू हो, हम लोगों ने कुछ व्हाट्सएप चैनल्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं, जिसमें आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कॉन्टैक्ट नहीं मिलता है तो हम लोग कॉन्टैक्ट भी शेयर कर देंगे। उधर देहरादून के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के OPD ब्लॉक के बाहर मरीजों और तीमारदारों के लिए निःशुल्क पार्किंग उपलब्ध है। आपको बता दें कि कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से पार्किंग के नाम पर वसूली के मामले को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने विशेष प्रशासनिक टीम गठित की है, जिसके जरिए लगातार ऐसे मामलों पर कार्रवाई की जा रही है। इस बात पर दून अस्पताल की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने कहा कि यह अस्पताल प्रशासन की निःशुल्क पार्किंग है और इस विषय पर कुछ समय पहले नगर निगम को भी पत्र लिखा गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रशासन के जरिए विशेष अभियान चलाकर अब परिसर में मरीजों के वाहनों को निःशुल्क खड़ा कराया जा रहा है। कि वो अस्पताल की निःशुल्क पार्किंग है, वो पेशेंट्स के लिए ही यूज होनी चाहिए। तो हमारा यही, हम लोग शुरू में जब मैं आई थी तब भी हम लोगों ने जो है निगम को लेटर लिखा था कि इस पार्किंग, क्योंकि आप सोचे वहाँ पे गाड़ी फिर अंदर घुसाने में कई बार बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इतने सारे वेंडर्स का, कहीं कोई फल वाला खड़ा हो जा रहा है, कोई अपनी गाड़ी वहाँ लगा दे रहा है, ऑटोज लगे रहते थे वहाँ पे, तो अंदर इवन एम्बुलेंस तक को अंदर ले जाने में बहुत परेशानी, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो इस वजह से ये था कि भाई हम कोशिश कर रहे थे कि हो जाए, और ये 3 दिन की ड्राइव के बाद हम लोग को तो सफलता मिली है। और यहाँ पे अब आपने देखा होगा कि लाइन से जो है स्कूटर्स और पेशेंट के ही, वो स्कूटर्स पेशेंट के ही जो है वो गाड़ी वगैरह पेशेंट्स की ही खड़ी है। ऋषिकेश निवासी राकेश छेत्री ने आर्म रेसलिंग एशिया चैंपियनशिप में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि राकेश ने सिल्वर मेडल जीता है और मेडल जीतकर वापस लौटने पर राकेश का उनकी माता हीरा देवी और दोस्तों ने स्वागत किया और मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। राकेश का सपना है कि वह आगामी इंटरनेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर देश का नाम रोशन करे। बता दें कि 17 वर्षीय राकेश के पिता भूपेंद्र सिंह इंडियन आर्मी में तैनात हैं और माता गृहिणी हैं। राकेश का कहना है कि उनके बचपन से ही खेल के प्रति जो है प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का शौक रहा है और यही शौक आज उन्हें राज्य और देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। आर्म रेसलिंग एशिया चैंपियनशिप मुंबई में आयोजित हुई थी, जिसमें 14 देश के 700 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इस एशिया चैंपियनशिप से पहले वह स्टेट लेवल पर कई बार गोल्ड मेडल जीतकर जो है राज्य का नाम रोशन कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि आर्म रेसलिंग खेल में भविष्य बनाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है और अपने संदेश में राकेश ने कहा कि जो युवा आर्म रेसलिंग
खेल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको सही मार्गदर्शन की जरूरत है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।